Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी ऐसी कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जो कब होता है? जब इम्यून सिस्टम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकता है, तो डिफरेंट डिसऑर्डर बॉडी में कॉज हो सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपको पता है कि नेटवर्क ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है, ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन होते हैं जो बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म कर सके या फिर पैथोजन जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसको ख़त्म कर सके। तो डिसऑर्डर्स में जो है 3 डिसऑर्डर्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको अभी हम पहले देखेंगे। सेकेंड नंबर पे है एलर्जीज एंड थर्ड इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को देखें, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है? ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? मूविंग एन ऑर्गन या टिश्यू फ्रॉम वन पर्सन। एक इंसान से हेल्दी ऑर्गन लिया जाता है या फिर टिश्यू लिया जाता है। जिस इंसान से लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? डोनर कहेंगे। एंड ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, और जिस इंसान में हम ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेसिपिएंट कहेंगे। तो जो ट्रांसप्लांट होता है वो अक्सर डिफरेंट ऑर्गन हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। ट्रांसप्लांट उस टाइम किया जाता है जब इंसान का अपना ऑर्गन जो होता है वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता है, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होगा, यानी जो रिसीवर का जो इम्यून सिस्टम होगा, जो रिसीव करेगा ट्रांसप्लांट ऑर्गन को, वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन को एज अ फॉरेन एजेंट जो है वो रिकग्नाइज करती है। और आपको पता है जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस जाता है, कोई फॉरेन एजेंट जाता है, तो किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? जाके उसी फॉरेन एजेंट को जाके ख़त्म करती है। तो इसी तरह एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है? ट्रांसप्लांट ऑर्गन को जो है ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कॉज फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन। लवली स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में 2 इम्यून सेल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल, और जो सेकंड नंबर पे है वो बी लिम्फोसाइट या फिर बी सेल। अगर हम सबसे पहले देखें रोल ऑफ टी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, हम देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो टी सेल्स है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी भी सेल को जाके डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं। और इस किस्म में यानी टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट होता है तो उसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन, जब बी सेल एक्टिवेट होंगे और बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो उस टाइम एंटीबॉडीज की जो है वो प्रोडक्शन होती है। लवली स्टूडेंट, ये जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको हम ग्राफ्ट टिश्यू भी कहेंगे। ग्राफ्ट टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट टिश्यू का मतलब होता है ऐसे हेल्दी टिश्यूज जो डोनर से लिए जाते हैं और रेसिपिएंट में जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि रिपेयर कर सके डैमेज सेल्स को या डैमेज ऑर्गन्स को, या फिर जो फेलियर ऑर्गन्स होंगे रेसिपिएंट की बॉडी में जो काम नहीं कर सकते हैं उसको रिप्लेस किया जाता है। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये ग्राफ्ट टिश्यू है जिसको हम ट्रांसप्लांट ऑर्गन भी कहेंगे, जिसको हम डोनर ऑर्गन भी कह सकते हैं। जो ग्राफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर जो है सरफेस मार्कर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक नाम है MHC एंटीजन यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। इसके ऊपर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ जो है ग्राफ्ट टिश्यू के अंदर जो है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे डेंड्रियाट्रिक सेल्स। ये डेंड्रियाट्रिक सेल जो है स्पेशल सेल्स होते हैं। रिमेंबर कहाँ पे होते हैं? ग्राफ्ट टिश्यू में होते हैं या ट्रांसप्लांट ऑर्गन में होते हैं। हेल्पर टी सेल को हेल्प करते हैं ताकि ये हेल्पर टी सेल जो है फाइंड कर सके मार्कर्स प्रेजेंट ऑन दी ग्राफ्ट टिश्यू। लवली स्टूडेंट, आप देख सकते हैं रेसिपिएंट के बॉडी में डिफरेंट इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पर टी सेल है। ये हेल्पर टी सेल जब इस एंटीजन को, ये सरफेस मार्कर रिसेप्टर को एज अ फॉरेन रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद जो है ये हेल्पर टी सेल जो है एक्टिवेट होंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे नंबर 1 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे और नंबर 2 लिम्फोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो
रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, ताकि अटैक करती है और डिस्ट्रॉय करती है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करती है। और जो ये हेल्पर टी सेल है, आफ्टर एक्टिवेशन ये जो है कुछ सिग्नल्स की प्रोडक्शन करती है, जिसको हम कहेंगे लिम्फोकाइंस। ये लिम्फोकाइंस क्या करेंगे, बाकी इम्यून सेल्स को ऑर्डर करेंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके बाकी जो बॉडी में इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह मैक्रोफेजेस, और एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके ग्राफ्ट टिश्यू को। प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, बल्कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, और वो जाके डायरेक्टली जो है ट्रांसप्लांट ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करती है या फिर खत्म करती है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ बी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम देखें रोल ऑफ बी सेल इन ट्रांसप्लांट टिश्यू रिजेक्शन, यानी बी सेल्स का या फिर बी लिम्फोसाइट्स का फिर क्या रोल है ट्रांसप्लांट टिश्यू रिजेक्शन में। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे जब हेल्पर टी सेल जो है एक्टिवेट होगा। कब एक्टिवेट होगा हेल्पर टी सेल? हेल्पर टी सेल उस टाइम एक्टिवेट होगा जब इसका सामना एंटीजन के साथ होगा। कौन से एंटीजन के साथ होगा? हमने कहा कि ट्रांसप्लांट टिश्यू के ऊपर या ट्रांसप्लांट ऑर्गन या ग्राफ्ट्स टिश्यू के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे MHC एंटीजन। तो ये एंटीजन का जब इसके साथ सामना होगा हेल्पर टी सेल के साथ, तो ये एक्टिवेट होकर बी सेल को एक्टिवेट करेगी, और ये बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगी, और वो एंटीबॉडीज जाके ट्रांसप्लांट ऑर्गन को जाके खत्म करती है, मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, एक्टिवेट करती है बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिस तरह मैक्रोफेजेस हो गए, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है ताकि ये ट्रांसप्लांट ऑर्गन के ऊपर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करे। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, यानी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए स्पेशल ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसको हम कहेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ये फिर क्या करती है, रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देती है या फिर लोअर कर देती है। फिर जब भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन को इंटर किया जाता है रेसिपिएंट की बॉडी में, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट नहीं करता है। एलर्जीज की बात करेंगे तो एलर्जी में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, या फिर इसका जो रिएक्शन होता है बहुत ही ओवर रिएक्शन होता है अगेंस्ट हार्मलेस थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जो असल में डिजीज कॉज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी डस्ट हो गया, आपको पता है एक डस्ट ज़्यादा हार्मफुल है कि एक बैक्टीरिया या वायरस जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, पैथोजन है। तो हम कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया और वायरस जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होगा और वो जो है डिजीज कॉज कर सकता है। डस्ट वगैरह जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, पर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ क्या होती है, एक मिस्टेक होती है, और वो उसको एज अ बहुत ही हम कह सकते हैं हार्मफुल रिकग्नाइज करता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है। तो लवली स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हार्मलेस थिंग में जिस तरह डस्ट हो गया, पोलन अक्सर प्लांट वगैरह में प्रेजेंट होता है, मोल्ड यानी फंजाई, और सर्टेन फूड्स, अक्सर लोगों को जो है सी फूड से जो है एलर्जी होती है। तो ये जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका स्पेसिफिक नाम है, इसको हम कहेंगे एलर्जीन्स। तो ये जो एलर्जीन्स है, ये इम्यून सिस्टम उसको बहुत ही हार्मफुल रिकग्नाइज करता है। हाउ एलर्जीज हैपन, किस तरह एलर्जी होती है बॉडी में? हम कहेंगे एलर्जीन जब वो बॉडी में इंटर होगा, लवली स्टूडेंट्स, तो वो किस तरह बॉडी में इंटर होगा, ब्रीथिंग के थ्रू भी इंटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डस्ट की बात करें, किसी को डस्ट एलर्जी है, तो ब्रीथिंग के थ्रू, सांस लेने के थ्रू जो है वो डस्ट इंटर हो सकता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फूड एलर्जी है, वो ईटिंग के थ्रू जो है वो एलर्जीन जो है बॉडी में इंटर होता है। लवली स्टूडेंट, जब ये बॉडी में इंटर होता है तो इम्यून सिस्टम के साथ एक मिस्टेक होती है, और वो उस एलर्जीन को बहुत ही हार्मफुल जो है वो रिकग्नाइज करता है कि ये बहुत ही कोई हार्मफुल चीज़ बॉडी में इंटर हो गई है, जिस तरह कोई बैक्टीरिया और वायरस। तो वो स्पेशल एंटीबॉडीज़ की जो है वो प्रोडक्शन करता है। तो एलर्जी में जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी उसका नाम होगा IgE एंटीबॉडीज़। ये IgE एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, हमारी बॉडी में डिफरेंट इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह बेसोफिल एक इम्यून सेल है और मास्ट सेल जो है एक इम्यून सेल है। लवली स्टूडेंट्स, ये सेल्स जो है रिलीज करेगी हिस्टामिन को। ये हिस्टामिन क्या करेगी, कॉज एलर्जी सिम्टम्स, डिफरेंट एलर्जी सिम्टम्स को कॉज करती है। अभी हम देखेंगे एलर्जी सिम्टम में क्या क्या आता है। हम देखेंगे वेजोडाइलेशन, यानी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है, ब्लड वेसल की जो डायमीटर है या चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग भी कॉज होती है। स्नीजिंग, यानी छींके वगैरह आती है। रेडनेस इन आइज़, क्योंकि आंखों में बहुत सख्त किस्म की इचिंग या खारिश होती है, उसकी वजह से जो है आंखें क्या हो जाती है, वो रेड हो जाती है। रनी नोज और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी और सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तो उसको ट्रीट किस तरह किया जाता है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है, वो फिर क्या करती है, ब्लॉक करती है हिस्टामिन की प्रोडक्शन को। जब हिस्टामिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या नहीं होगा, एलर्जी की जो सिम्टम्स वगैरह है वो अपीयर नहीं होंगी। सेकंड जो है इम्यूनोथेरेपी,
जिसको हम कहेंगे एलर्जी शॉट। स्मॉल एलर्जीन यानी एलर्जीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो दी जाती है, उसकी डोजेस दी जाती है बॉडी को, ताकि इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जा सके, जो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है उसको स्टॉप कर सके। थर्ड जो है वो अवॉइड एलर्जीन। फॉर एग्जाम्पल आपको है डस्ट एलर्जी, तो आपने डस्ट वगैरह से क्या करना है, दूर रहना है। लवली स्टूडेंट्स, अभी हम थर्ड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ एक मिस्टेक होती है और वो अपने ही बॉडी के जो सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो फंक्शनल सेल्स होते हैं, उसको क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो बॉडी सेल्स को एज अ सेल्फ जो है वो रिकग्नाइज करती है और उस पर जो है अटैक नहीं करती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मिस आइडेंटिफाई करता है सेल्फ सेल्स को एज अ हार्मफुल। वो ये समझता है कि जो हमारे सेल्फ सेल्स हैं, हमारे खुद बॉडी की जो हेल्दी सेल्स हैं, वो एज अ हार्मफुल है बॉडी के लिए। एंटीबॉडीज़ की जो है प्रोडक्शन होगी, ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस हेल्दी सेल्स को क्या करेंगी, ख़त्म कर देगी। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, हम कहेंगे एनीमिया, खून की कमी, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें रेड ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करती है रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो बॉडी में कम हो जाती है। सेकंड जो एग्जांपल है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, अटैक करती है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, डिस्ट्रॉय करती है वो सेल्स जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करती है। और आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ट्रीटमेंट की अगर बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो हम कहेंगे कोई क्योर नहीं है इसका, पर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसकी सिम्टम्स वगैरह को मैनेज जो है वो कर सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, हमने जो है डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।